हेलो नमस्ते प्यारे दोस्तों विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपना बीए थर्ड ईयर वालों के लिए। पेपर 2 के अंतर्गत हम बात करें नेतृत्व। नेतृत्व क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, नेतृत्व में क्या कार्य किए जाते हैं, क्या गुण हैं या नेतृत्व की क्या तकनीकी है, तो हम सभी आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये समझ के चलिएगा आज इस वीडियो से कि आपके इस क्लास से 100% प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। तो इसी अकॉर्डिंग आप समझिएगा और कुछ चीज़ें बहुत ही बढ़िया मैंने नोट कर ली है, वह भी आप क्या करेगा, इसे नोट कर लीजिएगा। अब आपके कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज़ हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे और आपको बताते हैं कि नेतृत्व का मतलब क्या होता है। क्योंकि आपको पता है हम आपको इस पेपर में लोक प्रशासन के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं। अब लोक प्रशासन में नेतृत्व भी आता है, क्योंकि आपको पता है लोक प्रशासन को चलाने के लिए ये जो नौकरशाह है, उस नौकरशाहों के अंतर्गत एक नेतृत्व भूमिका होनी चाहिए, लीडरशिप। नेतृत्व को हम कहेंगे लीडरशिप। तो जैसे कि यहाँ पर देखें, जॉर्ज आर टेरी ने नेतृत्व के बारे में कहा है, यानी नेतृत्व को समझाने के लिए कहा है कि नेतृत्व वह योग्यता है, नेतृत्व एक योग्यता है जो परिभाषित करती है क्या, जो उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से कार्य करे और प्रभावित हो। नेतृत्व का मतलब वो होता है कि एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से काम करे और दूसरों को प्रभावित करे, वही नेतृत्व कहलाता है। जैसे सेना, अब वो सेना अच्छा कार्य बुरा कार्य वह अपने नेता पर निर्भर करता है। अगर एक फौजी, एक सेना का एक लीडर जो होता है वो अगर काबिल तारीफ और कहते हैं ना एक बहुत ही अच्छा बहादुर होगा, तो अपनी अगर सेना टुकड़ी कम भी है तो फिर भी वो बेमिसाल कार्य करेगा। तो लीडरशिप एक ऐसा गुण होता है जो हर परिस्थिति में, हर माहौल के अंतर्गत क्या कर सकता है, एक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। किसी भी संगठन में हो, किसी का प्रोग्राम के अंतर्गत बात हो, किसी सेना को लेकर हो, कोई सरकार की बात हो, लोक प्रशासन के अंतर्गत हो, तो लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है। एक लीडर ही होता है जो अपनी पूरी टीम को एक सफल राह पे ले जा पाता है। तो इसलिए कहा गया है कि लीडरशिप यानी नेतृत्व करने वाला जो नेतृत्वशील होता है, या नेतृत्व की खूबी होती है कि वह स्वेच्छा से काम करता है। ये भी ध्यान रखिए, स्वेच्छा से काम करता है और दूसरों को प्रभावित भी करता है। ओके, अब बात करते हैं कि नेतृत्व है वो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसके 5 वर्ग हो सकते हैं, यानी 5 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं नेतृत्व को। ये जो 5 मैंने आपको वर्ग बताए हैं, इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से कोई भी आ सकता है कि नेतृत्व के कौन कौन से प्रकार हैं। फिर मैं शैलियों के बारे में बताऊँगा, फिलहाल आप समझ लीजिए नेतृत्व के प्रकार। ठीक है, तो नेतृत्व के प्रकार में पहला प्रकार है नौकरशाह। क्या बात कह रहा हूँ, नौकरशाह। अब इसको आप कैसे समझेंगे, तो देखो मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से सिंपली समझा देता हूँ कि नौकरशाह का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि नेतृत्व के प्रकारों को जब हम पढ़ें तो नौकरशाह का मतलब होता है एक ऐसी दिनचर्या के अंतर्गत चिपका हुआ व्यक्ति जो रूटीन कार्य करता हो और अपने कार्यों को पूर्ति करता हो, यानी अधीनस्थ नेता के प्रति उद्यम से अवज्ञा की भावना रखता है। यानी नौकरशाह मतलब सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है, ठीक है ना, ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसके अंतर्गत नौकरशाह जो जिस तरह से कार्य करते हैं वो हो गया नेतृत्व का प्रकार। यानी एक व्यक्ति कहेगा, अधिकारी सुपीरियर कहेंगे और जूनियर उस आदेशों का पालन करेंगे। समझ में आ गया। नेतृत्व का पहला प्रकार है नौकरशाह, सरकारी कर्मचारी जो किसी के आदेशों का पालन कर कार्य करते हैं। पहला समझ में आ गया आपको, नौकरशाह। ठीक है, नेतृत्व का पहला प्रकार जिसमें एक सिस्टम पाया जाता है कि अधीनस्थ ऐसे नेता के प्रति उदासीन और अवज्ञा की भावना जरूर रखते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि ये नौकरशाह होते हैं ना, वो अपने वरिष्ठों को संतुष्ट रखते हैं। समझ में आ गया। ये नेतृत्व का बहुत ही बढ़िया टाइप मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। एक होता है नेतृत्व का प्रकार तानाशाह। एक तानाशाही होकर काम करता है, उसकी प्रजा से, लोगों से कोई इतना मतलब नहीं होता, वो अपनी इच्छा, कहते हैं ना कि अपनी मर्जी से शासन करता है। यानी अगर मैं आपको कहूँ, समझाऊँ तो ऐसे समझिए, एक नेता निर्देशक होता है, सम्मान की अपेक्षा करता है। तानाशाह होता है वो सम्मान चाहता है, ठीक है ना, एक राज करना चाहता है, और इसी तरह से ऐसे नेता के अधीनस्थ विरोधी हो जाते हैं और स्वार्थ सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन तानाशाह होता है ना, वो अपनी मर्जी से
काम करता है और एक तरह से समृद्धि, खुशी और सम्मान प्राप्त करना चाहता है। तो इसलिए वह अपनी इच्छा से लीडरशिप करता है, लेकिन इस कारण उसके सहयोगी उसके विरोधी हो जाते हैं। तानाशाही जो होती व्यवस्था, ठनकाई वाला शासन, समझ में आ गया। फिर है कूटनीतिज्ञ, यानी नेतृत्व के प्रकारों के अंतर आता है कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ बहुत अच्छा है, इसके अंदर समझिए। कूटनीतिज्ञ का मतलब होता है अवसरवादी, जैसा मौका देखा उस अकॉर्डिंग उसने व्यवहार कर दिया। समझ में आ रहा है ना। एक कूटनीति के द्वारा अपनी टोली, अपने मंडल, अपने समूह को लेकर चलना, चालबाजी करने वाला नेतृत्व, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको समझाऊं तो ऐसे समझना है कि एक ऐसा अवसरवादी नेता जो लोगों का शोषण करता हो और उनमें लोगों का विश्वास नहीं रहता, तो ये होता है कूटनीतिज्ञ वाली नेतृत्व, ठीक है ना। समझ में आ गया। विशेषज्ञ में देखिए, विशेषज्ञ में बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। एक ऐसा नेता केवल अपने ही क्षेत्र से संबंधित होता है और वह अपने अधीनस्थों के साथ सहयोग के रूप में व्यवहार करता है। कैसे व्यवहार करेगा? सहयोगी रूप में व्यवहार करेगा, ठीक है। और उनके सहकर्मी उसका आदर्श करते हैं, परंतु वे किसी भी परिवर्तन के विरोधी होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खूबी होती है विशेषज्ञ वाली। वह अपने क्षेत्र विशेष के प्रति पूरे समर्पित होकर काम करते हैं और इस तरह से उसके सहयोगी भी उसके साथ सहयोग से व्यवहार करते हैं। तो ये विशेषज्ञ वाली बात हो गई, ठीक है ना, विशेषज्ञ नेतृत्व। फिर सहभागी। सहभागी नेतृत्व का देखो ये सिंपल है। सहभागी नेतृत्व का मतलब क्या होता है कि एक लीडर, जैसे मान लीजिए मैं नेतृत्व कर रहा हूँ तो मेरे साथ मेरे सहयोगी भी साथ में लेके काम करेंगे, ठीक है ना। यानी हम एक नहीं, हम होकर काम करते हैं। तो इस तरह से नेतृत्व में जो व्यवस्था देखी जाती है वो सहभागी होता है। यानी एक ही लीडर नहीं होगा, सभी जने मिलकर उसको लीडरशिप करेंगे, सभी के सहयोग से काम किया जाएगा, सबके भले में उसका भी भला होगा। इस तरह से लीडरशिप नेतृत्व किया जाता है, वह हो गया सहभागी, ठीक है। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो नेतृत्व की कुछ शैलियाँ हमारे सामने प्रकट होती है। नेतृत्व की शैली, ठीक है ना, एक स्टाइल। नेतृत्व किस स्टाइल का होता है? अगर आपको नहीं समझ में आता शैलियों का मतलब, तो होता है स्टाइल, कि नेतृत्व किस स्टाइल का होता है। प्रकार तो देख लिया, नेतृत्व की स्टाइल क्या है। तो एक तो स्टाइल होती है अधिनायक तंत्र, यानी एक नेता होगा वह सब पे राज करेगा, अधिनायक। जैसे अपने नायक मूवी में अनिल कपूर जो होता है वो किस तरह से एक दिन के लिए नायक बन जाता है, तो वैसे ही नेतृत्व की एक शैली होती है, एक स्टाइल होती है अधिनायक। क्या होती है? अधिनायकी नेतृत्व, यानी वह सभी के ऊपर हावी होकर शासन करना चाहता है, एक ही नायक बनना चाहता है, बाकी सभी उसको फॉलो करें। तो ये होगी नेतृत्व की पहली शैली। समझ में आ गया। दूसरी नेतृत्व की शैली है स्वेच्छाचारी नेतृत्व। स्वेच्छाचारी नेतृत्व और स्वच्छंदतावादी नेतृत्व को लेकर बहुत बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए समझिएगा। मैंने आपको अधिनायकवादी नेतृत्व समझा दिया। अब बात यहाँ पे समझ लीजिए स्वेच्छावादी नेतृत्व क्या है। स्वेच्छावादी नेतृत्व में समझना है कि स्वेच्छावादी नेतृत्व अधिनायकवादी नेतृत्व से अलग है, क्योंकि ये अपने अधीनस्थों को संतुष्ट करने के लिए अवसर प्रदान करने में संतुष्ट रहता है। स्वेच्छाचारी स्वतंत्र, यानी कहने का मतलब एक लोकतंत्र की व्यवस्था कैसे होती है कि एक नेता नेतृत्व करता है, एक नेता नेतागिरी करता है, लेकिन अपने अपनों को भी छूट देता है, अपने अपनों को भी अधिकार देता है, अपने अधिक को अपने अंडर जो काम करने वाले उनके लिए भी भलाई के रूप में काम करता है, ठीक है। यानी आज़ादी से कि भाई मैं आपका नेता हूँ, आपको भी आज़ादी देता हूँ कि आप मेरे नेतृत्व में रहकर आप अपनी उन्नति और देश के लिए सहयोग के रूप में काम करें। तो ये हो गया स्वेच्छाचारी नेतृत्व, ठीक है। अब इसमें थोड़ा और अगर समझाऊँ तो ऐसा समझिए कि जैसे कि यदि इसके अधीनस्थ आज्ञाकारी कार्य करते हैं, परंतु इस प्रकार का नेता संपूर्ण अधिकार अपने हाथ में रखता है और समझ शक्ति और निर्णय भी अपने अधिकार में रखता है। ये ध्यान है, छूट तो दे दी गई है लेकिन नेतृत्व एक के ही पास रहता है, ठीक है। फिर बात है स्टाइल नेतृत्व लीडरशिप की। तीसरी स्टाइल है स्वच्छंदतावादी नेतृत्व। स्वच्छंदतावादी नेतृत्व ये किस तरह से भिन्न है, तो इसमें समझिए। इसमें आपको समझाना चाहता हूँ, एक ऐसे प्रकार का नेतृत्व जिसमें नेता अपने अनुयायी या अधीनस्थों के साथ संपर्क में नहीं रहता और अपने लक्ष्य निर्धारित करने और स्वयं निर्णय लेने के लिए अवसर प्रदान करता है। यानी वास्तव में अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसे समझिए कि अधीनस्थों को पर्याप्त अधिकार सौंप दिए जाते हैं और शायद ही उनका कोई योगदान हो, संपूर्ण संगठन में अव्यवस्था पाई जाती है। तो ये एक बहुत ही अलग रखा गया कि इसमें क्या होता है, इसमें अपने सहयोगियों को छूट दी जाती है। लेकिन स्वच्छंदतावादी नेतृत्व में क्या होता है कि एक ही नायक होता है,
एक ही अधिकार को लिए हुए होता है और ध्यान में रखा जाता है कि ये जो स्वतंत्रतावादी नेतृत्व के अंदर पाया जाता है कि इसका अपने दूसरे जो इसके अंडर में काम करने वाले उनके साथ संपर्क नहीं होता। स्वच्छंदतावादी इसमें तो संपर्क तो रहता है, आज़ादी भी दी जाती है, लेकिन इसमें क्या है, आज़ादी है लेकिन संपर्क नहीं है, संपर्क नहीं रहता है। ये अपनी मर्जी से काम करते हैं और अपनी मर्जी से ही शासन संचालन करते हैं। इसमें क्या होता है, एक दूसरे के प्रति निर्भर होते हैं, नेतृत्वशील होती बात, क्योंकि इसमें क्या कहा था, एक लीडर होता है, बाकी इसके अंडर में काम करते हैं, तो इन सभी को इसके अंडर में रखा जाता है, ठीक है। लेकिन ये अपनी तरह से आज़ाद काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि इनका और इनका कोई संपर्क नहीं होता, सभी अपनी अपनी इच्छा से स्वतंत्र होकर काम करते हैं। तो इस तरह से लीडरशिप भी पाई जाती है। फिर बात करें, ये तो आपको पता होगा, नेतृत्व का वो तरीका जिसमें सभी की भागीदारी हो। जैसे लोकतंत्र में एक नेता की जिम्मेदारी नहीं होती है, उन सभी लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि इस लोकतंत्र को सफल करना है। तो ये लोकतांत्रिक नेतृत्व ये भी एक स्टाइल है, किसकी स्टाइल है, नेतृत्व की। तो इसके अंदर ध्यान रखिए कि लोकतांत्रिक विचारों वाला नेता एक ऐसा होता है जो समूह के साथ विचार विमर्श कर नीतियों का निर्माण करता है और एक सामाजिक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए सबको प्रोत्साहित करता है, ठीक है। यानी सबके सहयोग से जो नेतृत्वशील व्यवस्था चलती है वो लोकतांत्रिक हो गई। अब आ जाते हैं इधर डॉल्टन, ध्यान रखिएगा, डॉल्टन ई मैकफर्सन ने नेतृत्व के कार्य बताए कि नेतृत्व करने वाला अगर कोई मान लीजिए नेता हो, नेतृत्व करने वाला नेता हो, तो वो नेता क्या कार्य करेगा या फिर नेतृत्व के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाते हैं, एक नेतृत्व के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो देखिए डॉल्टन ने कहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डॉल्टन ने कहा है कि नेतृत्व के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति जो होते वह निम्न कार्य करते। पहला, जो भी लीडर होगा वह समूह लक्ष्य का निर्धारण करेगा। जैसे मान लीजिए मैं लीडर हूँ, तो मुझे मेरी लीडरशिप के अंतर्गत क्या उद्देश्य है, मुझे आगे क्या करना है। जैसे मेरी एक टीम है, मैं मेरी टीम का कैप्टन हूँ, तो मैं पहले ही टारगेट फिक्स करूँगा, मैं गोल डिसाइड कर लूँगा कि मुझे ये करना है। तो एक नेतृत्व करने वाले के पास उनको लक्ष्य को निर्धारण करने की ज़रूरत होती है, यानी ये कार्य होता है। दूसरा, योग्यता का निर्माण करना, मतलब यहाँ पे योग्यता नहीं है, योजना, कि मैंने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुझे प्लानिंग बनानी पड़ेगी मुझे उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्लानिंग बनानी होगी। तो लक्ष्य कौन निर्धारित करेगा, नेतृत्व करने वाला, या नेतृत्व के अंदर काम आते हैं। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना कौन बनाएगा, नेतृत्व करने वाला, यानी नेतृत्व के अंदर कार्य आते हैं। इसके बाद योजना बनाने के लिए योजना बना दी, योजना के बाद उसके लिए नीति निर्माण किए गए हैं, नीति कायदे बनाए गए, उन कायदों को क्या करना है, क्रियान्वित करना है, उन कायदों को निर्धारित करना है। तो ये काम भी नेतृत्वशील व्यक्ति या नेता के पास आते हैं। इसके अलावा बात करें कि अब जैसे आपको पता होगा, एक तो होता है सुपीरियर, एक होता है जूनियर। ऑफिस में भी बात करें तो सीनियर अधिकारी यानी वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, वो मिलकर काम करते हैं। तो वैसे ही अधीनस्थों का पद प्रदर्शन करना, यानी जो लीडर होगा वो अपने अंडर में आने वाले सभी व्यक्तियों को समय समय पर दिशा निर्देश देगा। जैसे होता है ना सेनापति कहता है कि आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, आधे सामने जाओ, आधे हैं वो रिजर्व में रहो, और जब मैं कहूँ तभी आना है हथियार लेके वगैरह। तो इस तरह से एक लीडर होता है, वह अपनी टीम का पद प्रदर्शन, मार्गदर्शन करता है, दिशा प्रदान करता है। ये एक नेतृत्वशील व्यक्ति का काम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। फिर 5वां पॉइंट, कार्यकुशल कर्मचारियों का समूह तैयार करना। अब मान लीजिए मुझे ये सब काम तो करने हैं, लेकिन काम करने के लिए एक अच्छे लोगों का समूह मेरे पास होना चाहिए। लीडर अच्छा कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर काम करने वाले योग्यशील व्यक्ति नहीं है तो लीडर अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर एक अच्छी लीडरशिप तभी साबित होती है जब वह लीडर और उसके अंडर में काम करने वाले व्यक्ति का समूह कर्तव्यनिष्ठ भावना से काम करे। तो इसलिए एक लीडरशिप, एक नेतृत्व का ही काम है कि इसके अंदर कार्यकुशल कर्मचारियों का एक पैनल, एक समूह हो जो उसके साथ सहयोगी रूप में काम करे। 6 नंबर पॉइंट,
उपलब्धियों का मूल्यांकन। क्या है? उपलब्धियाँ। यानी यहाँ पर हम बात करें एक नेतृत्व, यानी मेरे लीडरशिप के अंतर्गत जो भी काम किए गए हैं उन काम के दौरान क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है, उन उपलब्धियों का मूल्यांकन करना और ये सोचना कि आगे जाकर हम अपने कार्यों में, अपने लीडरशिप में, अपने नेतृत्व में क्या सुधार करें, क्या कमी रही है। तो वो तभी पता लगेगा जब हम अपनी उपलब्धियों को काउंट करके उसका मूल्यांकन करेंगे। क्या करेंगे? मूल्यांकन। तो अब जो इम्पोर्टेंट बात आ जाती है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये नेतृत्व की तकनीकी क्या क्या होती है। अलग अलग तकनीकी होती है नेतृत्व की तकनीकी। एक लीडरशिप के लिए क्या प्रमुख टेक्निक होती है, समझ में आ गया? एक लीडरशिप के लिए क्या प्रमुख टेक्निक होती है। टेक्निक क्या होती है? यानी लीडरशिप कैसे सक्षम हो, लीडरशिप कैसे सफल हो, उसके लिए क्या तकनीकी अपनाई जाती है। तो पहली तकनीक है, यानी पहला जो प्रमुख तकनीकी प्रकार है वो सहयोग प्राप्ति। हम एक अच्छे लीडर तभी बन सकते हैं या अच्छी लीडरशिप तभी हो सकती है, अच्छा नेतृत्व तभी सफल हो सकता है जब हम अपनों का सहयोग प्राप्त करें। मान लीजिए मैं एक लीडर हूँ, एक नेता हूँ, लेकिन मैं तभी अच्छे से काम करूँगा जब सभी मेरे सहयोगी, सभी मेरे अंडर में जो भी है मेरे सहयोग करें। तो एक अच्छी टेक्निक ये होती है लीडरशिप की कि वह दूसरों का सहयोग प्राप्त करे। दूसरों का क्या प्राप्त करे? सहयोग। यानी मैं अगर अपनों का सहयोग से काम करूँगा तो वो काम बेहतर और 100% सेटिस्फेक्शन वाला काम होगा। तो इसलिए एक अच्छा लीडरशिप क्या करता है, उसकी टेक्निक क्या होती है? दूसरों से सहयोग प्राप्त करना। जैसे मुगलों के समय मुगलों को राज करना था तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुगलों को अपने राज करने के लिए राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना था। एक लीडर अच्छा क्या करता है? एक अच्छा लीडर है वह अपने आसपास के लोगों को अपना सहयोगी बना लेता है। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है लीडरशिप की। शक्ति का प्रयोग करना। अब बात कर लीजिए, कुछ चीज़ें हैं जो कहते हैं ना कि सिंपल सी बात समझ में नहीं आती, यानी जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से समझ में नहीं आती है। तो इसलिए लीडरशिप की एक अच्छी काबिलियत ये होती है, एक अच्छा लीडर होने के लिए शक्ति का प्रदर्शन भी करना होता है। कहीं कहीं पर हमें शक्ति प्रदर्शन या शक्ति के प्रयोग की भी गुंजाइश करनी होती है। ये तकनीक है एक अच्छे नेतृत्व की, ठीक है। आदेश और समन्वय, यानी हमें आदेश तो देते हैं, एक नेता के रूप में, एक लीडर के रूप में आप आदेश देते हैं। अब उस आदेशों को मैनेज करना और कोऑर्डिनेट करना, समन्वय करना। कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिए गए आदेशों का गलत मतलब निकाल दिया जाता है या मतभेद हो जाता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें हमारे दिए गए आदेशों को एक दूसरे के प्रति समन्वय रखना है, उन आदेशों को एज ए आदेश के रूप में पालन करवाना है। ये एक लीडर के गुण होते हैं। एक नेतृत्व की प्रमुख तकनीक ये होती है। और इसके अलावा एक लीडर जो होता है उसकी तकनीक होती है अनुशासन, और अनुशासन का पालन करवाना, अनुरक्षण करवाना। यानी एक लीडरशिप तभी अच्छी मानी जाती है जब वह किस तकनीक का यूज़ करे? अनुशासन, और अनुशासन का पालन करे। तो ये बहुत अच्छी तकनीक है। यानी ये वो 5 तकनीक है जिसमें 5वां बता रहा हूँ जो नेतृत्व के लिए बहुत अच्छी तकनीकी मानी जाती है। 5वीं तकनीक है उच्च समूह मनोबल का विकास। यानी इस लीडरशिप के अंतर्गत हमें हाई डेवलपमेंट करना। हाई डेवलपमेंट मतलब है उस समूह मनोबल, उनमें मोटिवेशन अच्छे से बनाना है। उसे ये कहना है कि हमारा जो नेता है वो बहुत अच्छा है। तो जैसे मेरे अंडर में जो काम करने वाले हैं वो मेरे साथ साथ पूरी तरह से मोटिवेट होकर काम करे, तभी मैं और मेरे अंडर में काम करने वाला समूह एक अच्छे से काम करेगा। तो एक लीडर का काम होता है अपने समूह में मोटिवेशन बनाए रखना, मनोबल बनाए रखना। इसके बाद आती है ये नेतृत्व संबंधी गुण। यानी नेतृत्व जो भी करता है, जो व्यक्ति हो या व्यक्ति समूह हो, जो नेतृत्व कर रहा है, नेतृत्व वाले के पास क्या गुण होते हैं? एक नेतृत्व के गुण, नेतृत्व संबंधी गुण। तो जैसा कि हेनरी फ्योल ने नेतृत्व संबंधी क्या गुण बताए? एक नेतृत्व तभी अच्छा हो सकता है जब वह स्वस्थ और क्षमता युक्त हो, उसमें समझदारी हो, नैतिक गुणों से परिपूर्ण हो, समानता पर आधारित हो और मैनेजमेंट करने वाला हो, ठीक है ना। तो नेतृत्व, जैसे मान लीजिए मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, मैं एक नेता हूँ, मैं एक हीरो हूँ या जो भी हूँ, अगर मैं नेतृत्व करने जा रहा हूँ, मैं सेनापति हूँ और मैं नेतृत्व करने जा रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ गुण होने चाहिए, कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो फेयर ने बताई, उर्विक ने क्या बताया? उर्विक ने कहा एक अच्छा लीडर कैसा होता है? जिसमें साहस होता है, इच्छा शक्ति होती है, लोचशीलता, यानी वह बदलाव कर सकता है, जब परिस्थितियाँ विपरीत हो तो अपने आप में बदलाव करना होता है, ज्ञान उसमें परिपूर्ण हो और समझदारी से काम करे। ऐसा नहीं कि गर्म हो जाए, जो गुस्सा आ जाए
और डिसीजन लेना नहीं, समझदारी से काम करना। तो ये गुण होते हैं एक अच्छे लीडरशिप वाले व्यक्ति के अंतर्गत। ये बात कही उर्विक ने। लेकिन हम कंक्लूजन में देखें कि एक अच्छा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, राउंड अप मिला के, तो मैंने यहाँ पे 10 क्वालिटीज़ बताई है। पहला है आत्मविश्वास। भले कितना ही असंभव कार्य हो या हमारे सामने खतरनाक मुसीबतें आ जाए, फिर भी हमें आत्मविश्वास रखना चाहिए। एक अच्छा नेता, एक अच्छा लीडर करने वाला, एक अच्छा नेतृत्वशील व्यक्ति जो होता है वो हमेशा आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है। उसमें खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है। एक नेतृत्व करने वाले में सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा स्फूर्ति और सहिष्णुता यानी तरोताज़ा एनर्जी होनी चाहिए, जिसे देखकर उसके दूसरे अंडर में काम करने वाले भी कहेगा हाँ भाई इसकी तरह एनर्जी होनी चाहिए। जैसे हम कहें रणबीर कपूर वगैरह ये जो हीरो हैं, ये कितने एकदम मस्त एनर्जेटिक होकर काम करते हैं, ताकि इसके अंडर में काम करने वाले भी उसे देखकर जोश महसूस करते हैं, एनर्जी महसूस करते हैं। तो बिल्कुल वही एक एनर्जी, एक लीडरशिप के अंदर एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी मतलब एनर्जी का मतलब है कि उसमें ऊर्जा होनी चाहिए, स्फूर्ति होनी चाहिए, सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए। इसके अलावा ये बहुत अच्छी क्वालिटी है संप्रेषण की योग्यता। मुझे हजारों लोगों का नेतृत्व करना है तो मेरे में क्वालिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन की क्वालिटी। मैं एक साथ हजारों लोगों को मेरे साथ लेके चलूँ। कब चलूँगा? जब मैं उन लोगों को इस तरह से इंटरेक्ट करूँ, इस तरह से उन्हें मैं समझाऊँ कि वह लोग मेरी बातों को सुने। तो कब सुनेंगे? जब आपको दूसरों को कन्विंस करने की काबिलियत होनी चाहिए, संप्रेषण की योग्यता, कम्युनिकेशन करने की क्वालिटी होनी चाहिए, तभी लीडर अच्छा हो सकता है। इसके अलावा सत्यनिष्ठता की भावना होनी चाहिए। निर्णयकर्ता मुसीबतों में भी सोच समझ कर निर्णय करें। निर्णय क्वालिटी यानी ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन लेना है तो उस समय भी वह सही तरह से सोच के डिसीजन ले, ये होता है निर्णय करने। हर परिस्थिति में साहस रखना ज़रूरी होता है। विचारों में लोचता, अभी मैंने बताया कि परिस्थितियाँ बदलती है तो अपने अकॉर्डिंग अपने विचार भी बदले, ईगो नहीं रखना है। समय के अकॉर्डिंग अपने विचारों में भी बदला होना चाहिए। इसके अलावा उत्तरदायित्व, तो बिल्कुल एक लीडर, अच्छा लीडर वही होता है जो हमेशा उत्तरदायित्व की भावना से काम करता है कि मैं ये काम तो कर रहा हूँ, इससे क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है, उसकी जिम्मेदारी लेकर एक काम करने वाला व्यक्ति ही अच्छा लीडर होता है। जैसे नेता, अब आज के समय नेता काफ़ी ऐसे जो अनुत्तरदायी भाव से काम करते हैं, लेकिन अच्छा लीडर, अच्छा नेता वही होता है जो पूरी ईमानदारी से काम करता है, उत्तरदायित्व से काम करता है। और इसी तरह से वह अनुभूति, एक अनुभव और अनुभूति लिए हुए काम करे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और समझदारी, समझदारी तो बहुत जरूरी, बिना समझदारी कोई काम सही से नहीं होता है। समझदारी आपको समय के साथ मिलती है और ये एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में बहुत अच्छी खूबी होती है। तो आज की आपके टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई है। समय आपको नहीं समझ में आया तो वापस समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, एग्जाम में आने लायक था, इसलिए वापस देख लीजिएगा, फिर भी समझ नहीं आ रहा है कमेंट कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।